जय हिंद साथियों। तो आज से हम लोगों का सेशन स्टार्ट हो रहा है बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों का ये इरुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 है। तो जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। आप सभी लोग वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे। दोस्तों अपना जो है सेशन चल रहा है बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन जो बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उससे आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो ये आपको नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग ज्वाइन द टेस्ट लिखकर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको टेस्ट में ऑनलाइन जोड़ दिया जाएगा। डेली बेसिस पे टेस्ट चलाया जाता है, तो आप लोग इस टेस्ट में अवश्य ही पार्टिसिपेट करें। चलिए क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं कि सार्वजनिक पद का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो बात करें अनुच्छेद 16 में बात की गई है कि किसी भी राज्य में जो है किसी भी पद यानी अवसर के नियोजन की समानता वो आपका जो है नागरिक एक प्रकार का नागरिक अधिकार है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है कि विदेश भेजने वाले व्यक्तियों को विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो जितने भी लोग विदेश भेजे जाते हैं उनका नामांकन किनके द्वारा किया जाता है, तो उनका नामांकन लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि भारत के अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। अटॉर्नी जनरल की पद की बात करें तो इनका अनुच्छेद 76 में इनकी पद की बात की गई है और वह संसद को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन संसद में उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो होंगे BR अम्बेडकर थे और इनमें सदस्यों की कुल संख्या 7 थी, जिनमें भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। और इसका गठन की बात करें 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में कितने धर्म चक्र का जो है रंग किस प्रकार का होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज में जो है धर्म चक्र का रंग जो है गहरा नीला। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? गहरा नीला। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो भारत में अभी तक कुल जो है 5 प्रकार के क्षेत्रीय परिषद हैं और इसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि इसके राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं इसके उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण और पूर्व यानी 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। चलिए यहाँ पर आंसर आपका सी होगा। आपको मैं फिर से बता दूं कि जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोग वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ये श्रृंखला आपकी डेली बेसिस पे अब चलने वाली है। तो बिहार एसआई के एग्ज़ाम तक आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट चलाया जा रहा है, प्लस में आपका इस चैनल पर भी यानी टेस्ट डिस्कशन की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने की बात अनुच्छेद 350 के ए में की गई है और वही 351 की बात करें तो 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 21 के ए में जो है शिक्षा का अधिकार है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो कौन से आपके राष्ट्रपति थे? वो आपके राष्ट्रपति होंगे भारत के चौथे राष्ट्रपति VV गिरी, ठीक है। उनका कार्यकाल 1969 से लेकर 74 तक था और इनकी चुनाव के समय दूसरे चक्र की मतगणना की ज़रूरत पड़ी थी। आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो किसी भी राज्य में उसके विधान परिषद की सदस्यों की न्यूनतम संख्या यहाँ पर 40 से कम नहीं हो सकती है। अभी आपके 6 राज्यों में विधान परिषद की
जो है सीटों की विधान परिषद है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद जो है लगाया जा रहा है, यानी लगाया गया है, और आपके आंध्र प्रदेश से हटाने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? टेलीफोन, डाक व्यवस्था, रक्षा और लोक स्वास्थ्य। यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक स्वास्थ्य जो है आपका संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बाकी टेलीफोन, डाक, रक्षा ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आएगा। संघ सूची में अलग अभी जो है लगभग 100 जो है विषय शामिल हैं, ठीक है, 100 विषय संघ सूची में, और वही बात करें 61 जो है आपके राज्य सूची में, समवर्ती सूची में 52। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? दोस्तों ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को इसकी गठन की गई थी, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है योजना आयोग के द्वारा जो योजना बनाया जाता है उसका उच्चतम पर देखरेख करने वाला जो संस्था, इसी के देखरेख में उसका गठन किया जाता है, यानी कि उसकी जो भी कार्य जो है उसको बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ध्यान रखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष दोनों में से कोई भी एक हो तो उनके बाद उन्हें अपने पद से अवकाश प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी, 6 वर्ष, ठीक है, और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और इन्हें जो है हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि शारदा एक्ट किसके कार्यकाल के दौरान पारित हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, शारदा एक्ट जो है आपका सन 1930 में लाया गया था। यह बाल विवाह से निषेध है, यानी बाल विवाह निषेध कानून था। इसमें लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, लड़कियों की न्यूनतम आयु 12 वर्ष। तो ध्यान रखेंगे 1930 में आपके गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो 1930 में आपके गवर्नर होंगे लॉर्ड इरविन। 1926 से लेकर 31 तक इनका शासनकाल रहा है। चलिए 13 का आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात क्या था? तो पील कमीशन जो है आपका 1858 का जो है 57 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद इस कमीशन की गठन की गई थी, और जिसमें भारतीय और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात पहले जो है 5:1 हुआ करता था, उसको घटाकर 2:1 कर दिया गया, और उसके बाद जो है सैनिकों का चुनाव गोरखा क्षेत्र और जिस क्षेत्र से यानी पंजाब क्षेत्र जहाँ से जो है विद्रोह में लोग शामिल नहीं हुए थे वहाँ से इनका जो है गठन यानी सैनिकों का गठन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो बात करें, यह कथन जो है आपका बिपिन चंद्र पाल का है, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, यहाँ पर आंसर जो होगा सी होगा, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन जो है कहा था, जब तक मैं इच्छा हूँ कांग्रेस के इस पतन में मैं सहयोग करूँ। आंसर यहाँ पर सी होगा, बिपिन चंद्र पाल। गठन की बात करें 1885 में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन थे, ध्यान रखेंगे। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, और इसके गठनकर्ता जो है एओ ह्यूम होंगे। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वही आपके अधिवेशन यानी कि 1905 में जो है 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कोलकाता अधिवेशन में कहा गया था। अगला प्रश्न है कि सुलेखन का मतलब क्या होता है? सुलेखन का मतलब होता है सुंदर लेखन। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा, ठीक है, ए, है ना। MBT आपका ध्यान देंगे, MBT जो है आपका सल्तनत काल का शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। यह सुलेखन में काफ़ी ही निपुण था, ठीक है। आंसर जो होगा 17 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य जो है आपको कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कंठो उपनिषद जो है आपका यजुर्वेद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंठो उपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। मैं फिर से बता दूं, जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। डेली बेसिस पे आपका साइंस का भी टेस्ट चलाया जाता है, तो आप लोग उस टेस्ट में भी भाग लें।
और ऑनलाइन टेस्ट चलाया जा रहा है, उसमें आप लोग अवश्य ही पार्टिसिपेट करें। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे कि किस प्रसिद्ध शासक ने कालिंग को मगध में मिलाया था। कौन सा शासक है, यहाँ पर आंसर होगा महापद्मनंद, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे। ध्यान रखेंगे इन्होंने एकराट की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजय का उल्लेख नासिक अभिलेख से मिलता है। किससे? नासिक अभिलेख 21 का आंसर ए होगा। उस समय सातवाहन वंश का पुनरुद्धार हुआ, इसने शकों से मालवा तथा कठियावाड़ क्षेत्र छीन लिया था। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जिले इलाही की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण किया गया था। तो जिले इलाही की उपाधि जो है बलबन के द्वारा, और इसके लिए जो है रक्त एवं लौह की नीति इसी के द्वारा धारण किया गया था। दीवान ए अर्ज सैन्य एक नीति थी सैन्य का, उसके ये बलबन के द्वारा ही इसको भी निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है कि मजहरनामा की घोषणा कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23। तो मजहरनामा की घोषणा अकबर के द्वारा 1579 ईस्वी में की गई थी, और वही बात करें दिन ए इलाही की 1582 में। ध्यान रखेंगे इबादत खाना की स्थापना जो है 1575 में किया गया था। आंसर होगा 23 का बी। अगला प्रश्न है कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की गठन की थी। तो वो आपका देश होगा जर्मनी। जर्मनी में राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी की सहायता से अंतरिम सरकार की गठन काबुल में अफगानिस्तान में, और वहाँ के प्रधानमंत्री जो कौन थे, बरकतुल्ला थे। आंसर ध्यान रखें कौन थे प्रधानमंत्री, बरकतुल्ला। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो प्रथम बार पाकिस्तान के अलग निर्माण का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन सन 1940 में। ठीक है, और उस समय जो है मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना के द्वारा किया जा रहा था। जहां पर आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और 1943 में ध्यान रखेंगे कराची का अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपका मैथ का प्रश्न है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं केवल आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। यदि आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 kg मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा यदि मिश्र धातु में 32% तांबा 40% जांचता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 320 ग्राम। ठीक है, 320 ग्राम। यहाँ पे बनाने में कुछ समय लग सकता है, जो कि यहाँ पर जिस कारण वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इस कारण केवल आपको आंसर किया जा रहा है। आप लोग वीडियो को रोककर आंसर करके बनाएंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कितने प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे 28 का कि एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपया है, तो राशि क्या होगी। तो इस प्रकार यहाँ पे आपकी राशि जो होगी 2880 रुपया। सही आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो 5 क्रमागत संख्या जिसका औसत जो है 40 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या आपकी 36 होगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 77,000। ठीक है, सही आंसर 77,000 होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यहाँ पर आंसर जो होगा 1969। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969 CISF की बात की गई है। सही आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में समान स्थिति रखता है। तो वो आपका देश होगा ब्राज़ील। सही आंसर 32 का बी होगा, यानी रूस, चीन, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, यानी कि जनसंख्या के दृष्टि में भी 5वें स्थान पर और क्षेत्रफल के दृष्टि में भी ये 5वें स्थान पर है। इस प्रकार आंसर आपका बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट आदि जो है
ये सब बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। वही ध्यान रखेंगे कंचनजंगा जो है आपका, इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें K2 हो जाएगी, और भारत में स्थित जो है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है कि मालदीव से मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल अवस्थित है। मालदीव से मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। वही बात करें 9 डिग्री चैनल से जो है आपका लक्षद्वीप से मिनिकॉय अलग होता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। बिहार जलप्रपात जो है आपकी टोंस नदी, सही आंसर होगा डी। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है। ठीक है, टोंस जो है यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे कि लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल मिट्टी का रंग जो है लाल आयरन ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड के कारण होता है। 36 का आंसर बी होगा। आप लोग यदि आपको समय चाहिए तो वीडियो को रोककर समय लेकर आंसर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था। तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो होगा तालाब होगा। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य यानी कि तमिलनाडु में दक्षिण भारत में की जाती है। अगला प्रश्न है कि कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है। कुल्सी एवं धनसिरी आपकी यानी कि यहाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होगी। ब्रह्मपुत्र नदी का जो है मानसरोवर झील से निकलती है, और इसकी अन्य सहायक नदी धनसिरी एवं तीस्ता ध्यान रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में सांगपो के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील की अवस्थिति केवल एक देश में अवस्थित है। तो कौन सा झील हो जाएगा जो कि केवल और केवल एक देश में है। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो होगा मिशिगन झील, आंसर होगा 39 का ए। ठीक है, मिशिगन झील केवल और केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वही बात करें सुप्रिया झील की, वह अमेरिका और कनाडा में अवस्थित है। तो यहाँ पर आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। फॉकलैंड किस महादेश की जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे। यहाँ पर आंसर जो होगा फॉकलैंड आपकी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा जो है लेब्राडोर, केनारी, बेंगुएला और फॉकलैंड। ठीक है, यहाँ पर आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, सही आंसर जो होगा 41 का सी। रोहिला हिमाचल प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश में है। आपका ध्यान रखेंगे कान्हा किसली। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड, ये आपका हालांकि गोरुमारा जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983-84 के दौरान, आंसर होगा सी। और पहली की बात करें 1967-68 के दौरान। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, आप लोग बताएंगे। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, कितने पड़ोसी राज्य जो है भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के साथ उनका सीमा लगता है। आंसर जो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इन 4 राज्यों का सीमा आपका पड़ोसी देश म्यांमार से सटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। 44 का आंसर करेंगे। तो आपका उत्तराखंड में अवस्थित दर्रा माना, नीति और लिपुलेख, वही नाथुला, जलेपला, ये जो है आपका सिक्किम में है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, और विश्व के सबसे ऊंची दर्रा जो है माना दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा माना दर्रा। क्वेश्चन नंबर 45, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह में क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह में क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करेंगे। चलिए 45 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तार के वृक्ष के सामने एक बाग। ठीक है, आंसर होगा सी। ठीक है, 45 का आंसर सी होगा। आरबीआई की गठन की बात करें 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है। यानी कि यहाँ पर बात की गई है ये मौद्रिक नीति के आपके साधन है, जिसका गठन जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। 46 का आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी।
अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 2000। सही आंसर जो होगा सी होगा। 2 अक्टूबर 2000 गाजियाबाद में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य गरीब नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना। आंसर सी होगा। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? वाई के अलग समिति, जिसका संबंध जो है गरीबी, वाई के अलग समिति का संबंध गरीबी से है। 48 सी आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 1969 में हुआ था, 14 अप्रैल 1969। उस समय आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? रेगनरकस, ठीक है, बीएस मिन्हास, एडम स्मिथ, दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर आंसर जो होगा बीएस मिन्हास, ठीक है। प्लानिंग एंड द पुअर के पुस्तक के लेखक हो जाएंगे बीएस मिन्हास, ठीक है। 48 जो है ड्रेन थ्योरी ऑफ, यानी कि भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। आंसर यहाँ पर सी बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो विश्व विरासत संधि पर भारत के द्वारा 1976 में हस्ताक्षर किया गया था। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 52। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय जो होगा भोपाल। सही आंसर होगा भोपाल। वन उत्पादक केंद्र ये आपका रांची है। यहाँ पर आंसर जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस आपका स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, लेकिन प्रिंटर की बात करें ये आपका आउटपुट डिवाइस होगा। वही स्कैनर जो होगा आपका इनपुट डिवाइस होता है स्कैनर, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? यानी ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन की कटौती से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, जिसका जो है गठन 1987 में किया गया था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1987। अगला प्रश्न है कि भारत में गुणवत्ता की दृष्टि से एक मार्ग एक्ट कब लागू किया गया? यानी एक मार्ग एक्ट भारत में कब लाया गया था? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा 1937, जो कि कृषि गुणवत्ता को दर्शाया जाता है, और 1986 में इसे संशोधित करके भारत में कृषि खाद्य उत्पादों को पदार्थ पर इसे जो है एक मार्क एक्ट लगाया गया, ठीक है। और पहली बार जो है इस एक्ट को 1937 में लाया गया था। सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? तो 65 किलोग्राम में आपके दीपक पूनिया के द्वारा, किसके द्वारा? सही आंसर आपका होगा बजरंग पूनिया, ठीक है। दीपक पूनिया नहीं बल्कि बजरंग पूनिया आपका सही आंसर होगा। तो 65 किलोग्राम में, यही जूनियर कहेगा, जूनियर में दीपक पूनिया होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 1 रैंकिंग आपका बजरंग पूनिया जी का है। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास शुरू करने वाला पहला देश, यानी कि पहला उसका अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास होगा किसका? फ्रांस का। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो वो जो हो जाएगा INS करंज। 58 का आंसर ए होगा INS करंज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? यानी 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है कौन सा कंपनी? तो यह आपका कंपनी होगा गूगल। 59 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गूगल आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं कि हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 140। 21 का 60 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डेसॉल्ट का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? तो ओलिवियर डेसॉल्ट जो थे आपके फ्रांस के, कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। सही आंसर जो है सी है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके संयुक्त चैनल शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो राज्यसभा और लोकसभा जो टीवी था उनको विलय करके संसद टीवी बना दिया गया है। आंसर जो है यहाँ पर बी होगा। रिटायर्ड IAS अधिकारी रवि कपूर को
जो है इसको इसका जो है सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है। यानी संसद टीवी का सीईओ आपके रवि कपूर बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 के सूची में पहले स्थान पर है। ईज ऑफ लिविंग में के सूची में जो है पहले स्थान पर भारत का शहर बेंगलुरु आपका सही आंसर होगा, यानी 63 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन की शुरुआत की है। कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा कैच द रेन, तो वो आपका मंत्रालय होगा जल शक्ति मंत्रालय। 64 का सही आंसर जो है सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभाओं चुनाव को कितने चरण में कराए जाने की घोषणा की है। चलिए 65 का आंसर करेंगे, तो ये जो होगा 8 चरण में। पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है आपका 8 चरण में किया गया है, 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल के बीच, ठीक है। चलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अभी ममता बनर्जी हैं, ध्यान रखेंगे। 66 का आंसर करेंगे, हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहले सड़क का निर्माण किया है। तो प्लास्टिक कचरे से निर्मित सड़क का निर्माण जो है त्रिपुरा राज्य में किया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, त्रिपुरा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता आपके मल्लिकार्जुन खड़गे, ध्यान रखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा का विपक्ष का नेता चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 68 किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है। कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर नंबर बी होगा, कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल का निर्माण जो है उड़ीसा के द्वारा किया जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। ई छावनी पोर्टल भारत के आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। सही आंसर बी होगा। अमित शाह की बात करें, गृह मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंसर होगा यहाँ पर भी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है। वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक अभिजीत गुप्ता होंगे। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिजीत गुप्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कला नामक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है। कला नामक चावल महोत्सव का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। वही आपकी बात करें मणिपुर के द्वारा, तो मणिपुर के द्वारा जो है एक चावल को जीआई टैग दिया गया, काओ चावल, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो है चावल महोत्सव की बात की गई है, तो चावल महोत्सव आपका उत्तर प्रदेश में मनाया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए अनामिका, ध्यान रखें किनको दिया गया है, तो अनामिका जी को दिया गया है। 72 का आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे अपना स्कोर, किनका स्कोर कितना आ पा रहा है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। क्वेश्चन नंबर 73, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो 73 का आंसर होगा काजा क्लास। काजा क्लास जो है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ध्यान रखेंगे रेलवे ग्रुप डी का भी ऑनलाइन टेस्ट चलाया जा रहा है, तो आप लोग जिनको भी किसी भी परीक्षाओं की ऑनलाइन टेस्ट की ज़रूरत हो, यानी आपको चाहिए, तो आपको फिर से नंबर दिया जाता है। इस नंबर पर आप लोग ज्वाइन द टेस्ट लिखकर मैसेज करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आप लोग टेस्ट को ऑनलाइन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर करेंगे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या है। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम जो है आपका वेटलैंड्स एंड वाटर, ठीक है। वेटलैंड्स डे जो है आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, यानी रामसर सम्मेलन 2 फरवरी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेटलैंड्स एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में भारत की वार्षिक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। तो कितना प्रतिशत बढ़कर हो सकता है, तो यहाँ पर आंसर होगा 11%। आंसर जो होगा 75 का डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, आंसर होगा रजनीकांत, ठीक है। किनको सम्मानित किया गया है, रजनीकांत जी को, मशहूर एक्टर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर करेंगे, जनवरी 2021 में किस राज्य में 16,000 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। 16,000 टन लिथियम भंडार की खोज आपके राज्य कर्नाटक में की गई है, आंसर होगा सी,
ठीक है, सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आपके गोवा में मनाया गया है और फोकस देश के रूप में बांग्लादेश, सही आंसर डी होगा। ठीक है, फोकस देश आपके बांग्लादेश के रूप में इसको नामित किया गया है, आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश आपके कौन है, तो ये आपके बने हैं एन.वी. रमन्ना, सही आंसर होगा 79 का बी, एन.वी. रमन्ना। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपको बांग्लादेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा, बांग्लादेश में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को क्या कहते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह को उनके तापमान पर निर्भर करता है, सही आंसर ये होगा। 81 का आंसर ये होगा। ज़्यादा हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे अन्यथा वीडियो जो है आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण को से कौन सा रंग प्राप्त होता है। नीला रंग और आपका हरे रंग के मिश्रण से आपका जो है कौन सा रंग, श्यान, कौन सा रंग प्राप्त होगा, श्यान आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके माध्यम से किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण जो है माइक्रोफोन के द्वारा, सही आंसर सी होगा। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा से आपको उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है। कौन जो है आभासी बल का उदाहरण है, यहाँ पर आंसर जो होगा अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर करेंगे। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर आंसर होगा महो। 85 का आंसर जो होगा महो आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर करेंगे। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब शुद्ध जल में आपका जो है डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, सही आंसर बी होगा। ठीक है, जिस कारण गंदगी आसानी से बाहर निकल आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर करेंगे तो आपका धातु होगा कैडमियम। बाकी सभी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन का निर्माण करती है, लेकिन वही आपका कैडमियम आपका आंसर होगा। कैडमियम इसका जो है हाइड्रोजन का उत्पादन नहीं करती है। ठीक है, चलिए जल के साथ अभिक्रिया करके बाकी तीनों आपका हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं, लेकिन कैडमियम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं भूरा कोयला, तो भूरा कोयला को लिग्नाइट कहा जाता है। नेवेली लिग्नाइट के लिए आपका तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध स्थल है। वही बात करें एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट जो है सबसे उच्च किस्म का कोयला है। यह भारत के केवल और केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला कोयला जो है बिटुमिनस। ठीक है, चलिए दूसरा अच्छे किस्म का कोयला है। किस कारण फिटकरी रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर करेंगे तो 89 का आंसर जो होगा स्कंदन, सही आंसर होगा स्कंदन। वही इमल्सन की बात करें, इमल्सन यानी पायस जो है दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है। अपोहन जो है कृत्रिम हृदय यानी कि एकाएक जो है हृदय काम करना बंद कर दे तो आपका डायलिसिस मशीन जो है अपोहन विधि पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर करेंगे। जल गैस किसका किसका मिश्रण है। तो जल गैस जो है CO+H2 का आंसर होगा बी। CO+N2 की बात करें तो CO+N2 जो होगा आपका यानी कि ये प्रोड्यूसर गैस होगा। ठीक है, और यहाँ पे जल गैस पूछा गया है, CO+H2 आपका सही आंसर होगा। रेयॉन के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। रेयॉन निर्माण में किसका प्रयोग होता है तो सेलुलोज। यहाँ पर आंसर जो है सेलुलोज आपका सही आंसर होगा। सेलुलोज जो है प्रकृति में पाया जाने वाला एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, मोनाजाइट में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट बालू में थोरियम, कौन सा खनिज, थोरियम पाया जाता है, जो भारत के केरल में सर्वाधिक मात्रा में इसके भंडार पाए जाते हैं। सही आंसर होगा 92 का। ये यूरेनियम जो है एक प्रकार का ईंधन है। ठीक है, जो कि अंतरिक्ष यानों में प्रयोग में लाया जाता है। आंसर 92 का ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 93, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका एक प्रमुख गुण है? तो रेडियो सक्रियता जो है आपके नाभिक के गुण होंगे और इसके नियम जो है रेडियो सक्रियता के नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो हेनरी बेकुरल। 93 का यहाँ पर आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि अपनाई जाती है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में जो विधि अपनाई जाती है उसे अपचयन और इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे निकेल। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर बी होगा। 95 के चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? यानी कौन सा विटामिन है जिसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर 95 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का संश्लेषण यकृत के द्वारा। सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं कि भ्रूण की अपरा पोशिका किसमें सहायक होती है? भ्रूण की अपरा पोशिका उत्सर्जन के लिए किसके लिए सहायक है? तो उत्सर्जन के लिए। 96 का आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 का आप लोग आंसर करेंगे। जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, फिर से आपको बता दूं कि जितने भी दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97, सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनके रुधिर वर्ग, यानी कि रक्तदाता जो है इनके कहा जाता है जिनका रक्त वर्ग ओ होता है। वही बात करें सर्वग्राही, तो सर्वग्राही जो है आपका ए बी। ठीक है, चलिए यहाँ पर 97 का आंसर ये होगा। सभी लोग वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। जो भी लोग बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच पाए। और आपके लिए डेली ऑनलाइन टेस्ट चलाया जा रहा है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से अवश्य ही जुड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 98, किस शिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर करेंगे। 98 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा के द्वारा फेफड़ा से हृदय के द्वारा शुद्ध रक्त लाया जाता है। आंसर होगा 98 का सी। क्वेश्चन नंबर 99, गुणसूत्र में क्या क्या पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र की बात करें, गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन। आंसर जो होगा 99 का ऑप्शन नंबर सी, डीएनए और प्रोटीन जो है आपका गुणसूत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, आज का अंतिम प्रश्न होगा, कालाजार निम्नलिखित में से किस के द्वारा संचारित होता है? कालाजार का आंसर करेंगे तो 100 का जो आंसर होगा, जहाँ पर सिक्ता मक्खी दिया गया है ध्यान रखेंगे, लिस्मेनिया डोनामानी एक जो है मक्खी होता है, लिस्मेनिया डोनामानी, उसके द्वारा जो है आपका कालाजार भी होता है। तो यहाँ पर आंसर सी कर सकते हैं, लिस्मोनिया डोनामानी। दोस्तों यहाँ पर सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको फिर से बता दूं, जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलेंगे। डेली बेसिस पर आपको ये सेट प्रदान किया जाएगा और आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में अवश्य भाग लेंगे। ठीक है, आपको फिर से नंबर दिया जाता है, इस नंबर पर ज्वाइन द टेस्ट लिख करके मैसेज करेंगे, आपको जो है टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बिहार एसआई और रेलवे ग्रुप डी के लिए चलाया जा रहा है। तो फिर से आप लोग इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वही बात करें लाइव वीडियो की, तो लाइव जो है कुछ नेटवर्क इशू के कारण लाइव प्रोसेस आपकी नहीं हो पा रही है, तो आपको इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद जो है आपका साइंस का क्लास होगा, उसका भी हो सकता है रिकॉर्डेड वीडियो ही दिया जाए, क्योंकि नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।